इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज हम फ़ोन पर रिकॉर्ड करी गई एक बातचीत सुनाएंगे गर्मियों में पशुओं की देखभाल, डॉक्टर जसबीर पंवार से। तो आओ सुनाएं यह बातचीत। आज हमारी बातचीत का विषय रहेगा गर्मियों में पशुओं की देखभाल। इस बारे में हमें फोन पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर जसबीर पंवार, उपमंडल पशु एवं डेयरी विकास अधिकारी, कुरुक्षेत्र। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, जैसा आप जानते हैं कि इन दिनों गर्मियों का मौसम है और पिछले दिनों कुछ उतार चढ़ाव भी जो है मौसम में देखने में आए। तो ऐसे में आजकल के दिनों में पशुपालक भाई या हमारे किसान भाई अपने पशुओं की देखभाल कैसे करें या किन किन खास बातों का ध्यान रखें? सबसे पहले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सभी पशुपालक साथी, कि भारत एक उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला देश है। जी हाँ। जहाँ गर्मियों का मौसम लंबा रहता है, विशेषकर भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, जैसा कि हरियाणा में। इसमें गर्मियों का मौसम लंबा तो रहता ही है। गर्मियों के मौसम में तापमान वातावरणीय वो भी काफी ज्यादा चला जाता है। जैसे कि अभी पीछे 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास वातावरणीय तापमान चला गया था। जी हाँ। तो इससे मानव प्रजाति के ऊपर तो असर रहता ही है उच्च वातावरणीय तापमान का। साथ में जो हमारे दुधारू पशु हैं उनके ऊपर भी उच्च वातावरणीय तापमान का दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। तो पशुपालक साथी अपने पशुओं की कैसे देखभाल करें गर्मियों में, यही हमारा आज चर्चा का विषय है। जैसे कि वातावरणीय तापमान जब बढ़ता है तो वो पशुओं के दुग्ध उत्पादन क्षमता, प्रजनन क्षमता और पशुओं के पाचन तंत्र को सीधा प्रभावित करता है। जी हाँ। हमारे दुधारू पशुओं में गायों और भैंसों की बात करें तो गायों में जो संकर नस्ल की गायें हैं वो ज्यादा प्रभावित रहती है गर्मी की वजह से, और जो हमारी भैंस है वो ज्यादा प्रभावित रहती है। बात जब हम भैंस की करते हैं तो भैंस का एक तो जो रंग है वो काला होता है, और जो काला रंग है वो गर्मी को ज्यादा अवशोषित करता है। दूसरा, भैंस के अंदर जो पसीने की जो ग्रंथियां हैं वो कम होती है, जिससे कि पसीना नहीं आता है और जो गर्मी की जो उष्मा है वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाती। तो दुधारू पशुओं में इन दुष्प्रभावों से बचने के लिए क्या क्या तरीके हमारे पशुपालक साथी अपना सकते हैं? सबसे पहले तो हम बात करते हैं आवासीय प्रबंधन की, कि पशुपालक साथी जो अपने पशुओं को रखते हैं पशुशाला में, पशुशाला किस प्रकार से हो जिससे कि गर्मी का प्रभाव कम से कम हमारे पशु पे रहे। सबसे पहले पशुओं का जो रहने का स्थान है वो साफ और हवादार हो, उसमें हवा का जो सर्कुलेशन है वो अच्छे तरह से रहे। पशुओं का आवास साफ सुथरा हवादार होने के साथ साथ जो आवास का जो फर्श है वो पक्का और फिसलन रहित हो। और बात करते हैं हम छत की। छत पशुशाला की, ज्यादातर पशुशाला में
एस्बेस्टोस की भी होती है, टीन की भी होती है और कई जगह कंक्रीट की भी होती है। तो पशुशाला की जो छत है गर्मियों के मौसम में यदि हम पशुशाला की जो छत है उसके ऊपर सफेद रंग का पेंट करते हैं तो गर्मी का प्रभाव पशुशाला के अंदर कम होता है। और बात करते हैं कि छत हमारी पशुशाला की कितनी ऊंची होनी चाहिए, तो पशुशाला की छत की ऊंचाई कम से कम 10 फुट होनी आवश्यक है। उसका फायदा ये रहता है कि हवा का समुचित संचार पशुशाला में हो पाता है और जो छत की तपन है उससे पशु बच सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पशुशाला के अंदर खिड़कियों व दरवाजों व अन्य खुली जगहों पर। अभी जो गर्मी का मौसम है जैसे मई और जून में हमारे क्षेत्र में लू का प्रकोप रहता है और जो भी खुली हुई जगह है खिड़कियां और दरवाजे, तो पशुपालक साथी वहां पर बोरी या टाट टांग सकते हैं और उसके ऊपर पानी का छिड़काव कर सकते हैं ताकि जो लू का प्रकोप है, जो गर्म हवा का प्रकोप है, पशुशाला में सीधा प्रवेश ना कर पाए और उस तपन से कहीं ना कहीं पशुशाला को आराम मिले, पशुओं को आराम मिले। नमी के कारण थोड़ा ठंडक बनी रहेगी। बिल्कुल 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 वीरेंद्र जी, आपकी बात ठीक है। जो पानी जो छिड़काव करते हैं वो वाष्पीकरण होगा टाट और बोरी से और वो कहीं ना कहीं ठंडक प्रदान करेगा पशुशाला में पशु। जी हाँ। अब कुछ पशुशाला में हमारे पशुपालक साथी पंखों का प्रयोग भी करने लगे हैं, कूलर का भी प्रयोग करने लगे हैं। समय के साथ साथ बदलाव आया है। बिल्कुल इसका साथ बदलाव आया है। तो सर एक बात और मैं कहना चाहता हूँ पशु के आवासीय प्रबंधन के लिए कि आवास गृह में पशुओं में अधिक भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। हम प्रत्येक पशु की हम जब बात करते हैं कि उसके लिए पर्याप्त स्थान कितना हो, तो एक वयस्क गाय या भैंस को लगभग 40 से 50 वर्ग फुट स्थान की आवश्यकता होती है। तो यदि पशु भीड़ भाड़ में नहीं रहेगा, थोड़ा खुले में रहेगा, तो जो उसकी शरीर की जो उष्मा है वो आराम से बाहर निकल सकती है। तो इसलिए पशु के आवास में आप अधिक भीड़ भाड़ ना करें। डॉक्टर साहब, कई लोग जो हैं पशुओं को बांधते हैं खुरलियों पे और कई जो है एक बाड़ी सी बना देते हैं, उसे खुला रखते हैं, तो दोनों में से कौन सा सही उचित तरीका है? दोनों में से देखो वीरेंद्र जी, बढ़िया तो वही तरीका है कि हम पशु को खुला रखें, लेकिन हर पशुपालक साथी के लिए ये संभव हो नहीं पाता जगह की वजह से। तो पशुपालक साथी यदि बांध के भी रखता है, अभी बात हुई है आपसे, तो लगभग 40 से 50 वर्ग फुट स्थान एक पशु को जरूर दे। हाँ, थोड़ा ध्यान रखें। बिल्कुल है जी। अब अभी मान लीजिए आपके पास जगह पर्याप्त है तो आप उसको खुले में रख सकते हैं और पशु को खुले में रखने वाला जो तरीका है, उपाय है, वो सबसे बढ़िया है आवासीय प्रबंधन का। जी। तो इसके बाद हम बात करते हैं आवासीय प्रबंधन के बाद पशु को नहलाने की बात करते हैं। गर्मी में पशु को कम से कम 3 से 4 बार ठंडे पानी से नहलाएं और यदि संभव हो सकता है कोई तालाब व जोड़ है तो उसमें आप अपने पशु को लेके जा सकते हैं। और कुछ जो हमारे प्रोग्रेसिव पशुपालक साथी हैं जिनके पास पशुओं की संख्या ज्यादा है, वो अपने पशु आवास में ही वहीं एक छोटा सा तालाब बना देते हैं और गर्मियों में वो तालाब गर्मी के मौसम में जो वातावरणीय तापमान जो बढ़ा हुआ है या गर्मी का प्रकोप पशुओं पे पड़ता है उसको काफी हद तक कम कर देता है। और कुछ पशुपालक साथी फोगर और स्प्रिंकलर का भी आजकल प्रयोग करने लगे हैं। जो हमारे बड़े बड़े डेयरी फार्मर हैं वो फोगर और स्प्रिंकलर आजकल लगा देते हैं ऑटोमेटिक और फिट कर देते होंगे। बिल्कुल, छत पे फिट कर देते हैं पाइपों के साथ। और उससे जो ये गर्मी का मौसम है मई और जून का, विशेष तौर पर इसमें बड़ी राहत मिलती है। ठीक। और तीसरी बात हम करते हैं आवासीय प्रबंधन की, हमारी बात होगी है, पशु को नहलाने की हमारी बात होगी है। पशुओं के पाचन तंत्र के ऊपर गर्मी का प्रकोप कैसे पड़ता है? जैसे वातावरण का तापमान बढ़ता है तो पशु सूखा चारा खाना कम कर देता है, क्योंकि सूखे चारे के खाने के बाद पशु के शरीर में उष्मा ज्यादा पैदा होती है। तो पशु गर्मी के मौसम में सूखा चारा को पचाने में शरीर में उष्मा का जो अधिक मात्रा निकलती है, उसकी वजह से सूखे चारे को कम खाना शुरू कर देता है
और गर्मी के मौसम में देखा गया लगभग 10 से लेके 30% सूखा चारा पशु खाना कम कर देता है। तो इसमें यदि पशु चारा कम खाएगा तो पशु में शरीर में ऊर्जा कम रहेगी और जो उसका उत्पादन क्षमता है वो प्रभावित होगा। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? तो सबसे बड़ी बात है चारा प्रातः या सायंकाल। कहने का मतलब है जब मौसम ठंडा हो सुबह के वक्त और शाम के वक्त जब तापमान कम हो जाए तो तब हम पशु को चारा ज्यादा से ज्यादा खिलाएं और जहां तक संभव हो पशुओं के आहार में हरे चारे की मात्रा अधिक रखें। गर्मी में पशुपालन करते समय पशुओं के हरे चारे की मात्रा उपलब्ध कराना के 2 लाभ है। एक तो पशु हरा चारा अधिक चाव से खाता है, दूसरा हरे चारे में लगभग 70 से 90% तक पानी की मात्रा होती है, जो इस गर्मी के मौसम में पशु के शरीर में जल की पूर्ति भी करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कई किसान भाइयों के पास जो है हरे चारे की कई बार कमी हो जाती है, समय पे लग नहीं पाया या जमाव नहीं हुआ, कुछ भी कारण बनता है। तो ऐसे में वो किसान भाई पशुपालक भाई जो है सूखे भूसे की जो है हल्का पानी छिड़क के उसकी साननी भी कर देते हैं दाना लगा के। क्या वो तरीका सही है इन दिनों में? आपकी बात बिल्कुल ठीक है वीरेंद्र जी, क्योंकि वीरेंद्र भाई आज कल जो ये अप्रैल मई और जून का जो मौसम है इसके अंदर हरे चारे की उपलब्धता कम हो जाती है। इसके अंदर हमारे पशुपालक साथी क्या कर सकते हैं, एक बेहतर फसल चक्र अपनाएं जिसमें कि मार्च अप्रैल के महीने में ही वो मक्का या काउपी है वो उसकी बिजाई अपने खेत में कर सकते हैं। और कई बार जो बरसीम होती है, बरसीम को सुखाकर या घास को सुखाकर हे बन जाती है, अचार बोलते हैं। अचार कहते हैं। अचार अलग है वीरेंद्र भाई। अच्छा जी। यदि बरसीम को सुखाते हैं हम तो उसका सुखाने के बाद जो बनती है उसको हे बोलते हैं। उसके अंदर भी काफी पौष्टिक तत्व होते हैं जो हरे चारे के समान होते हैं। ये गर्मी के मौसम में हम दे सकते हैं। दूसरा आपने कहा अचार की बात करते हैं जिसे हम साइलेज कहते हैं कि वक्त रहते हमारे पशुपालक साथी जो हरा चारा है उसको साइलेज के रूप में तैयार कर सकते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन उसके अंदर हम बिल्कुल नहीं देते और वो जब अचार तैयार हो जाता है एक तो बड़ा ही पौष्टिक और बड़ा ही स्वादिष्ट चारे के रूप में तैयार हो जाता है, जिसको हमारे जो पशु हैं वो बड़े चाव से खाते हैं। तो इस तरह से हम इन चीजों का प्रबंधन कर सकते हैं कि हरा चारा ना हो, हम हे और साइलेज से अपने पशुओं को लेके आ सकते हैं। और इसके साथ डॉक्टर साहब पानी की भी पिलाने का प्रबंध पूरा रखना चाहिए किसान भाइयों को। बिल्कुल वीरेंद्र भाई, अब हम पानी की बात करते हैं। पशुओं को गर्मी के मौसम में पानी है वो खुले रूप से उपलब्ध होना चाहिए। और जो पानी है, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है, पानी बड़े ही जल्दी से गर्म हो जाता है। जो पानी की जो होती है, यदि हम उसमें पानी काफी देर तक ठहरा रहेगा तो पानी का तापमान भी बढ़ जाएगा और जैसे पानी का तापमान बढ़ेगा तो हमारे जो पशु हैं उस पानी को चाहते हुए भी कम पिएंगे। तो इसलिए पानी हमारा साफ सुथरा हो और पानी ताजा व ठंडा हो। तो हमारे पशुपालक साथी क्या कर सकते हैं, पौधे के ऊपर एक शेड बना सकते हैं कि जिससे कि सीधे सूर्य की रोशनी पौधे के ऊपर ना पड़े और वो पानी जल्दी से गर्म ना हो। तो इस तरह से हम एक बात और है, जैसे दूध उत्पादन की बात करते हैं, गर्मियों के मौसम में जो हमारे दुधारू पशु हैं तो उनमें लगभग 10 से 15% दुग्ध उत्पादन की गिरावट आ जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है, एक तो हमने बात की चारे की कि पशु सूखा चारा खाना कम कर देता है, लेकिन यदि हमें हरे चारे और संतुलित आहार की मात्रा को बढ़ा देते हैं तो उसकी पूर्ति हो जाती है। दूसरा, दूध का जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो पानी ही है। यदि पशु पानी की मात्रा अच्छी उसमें उपलब्ध रहेगी तो जो दूध उत्पादन की जो गिरावट है उसको काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो कहने की बात है पशुपालक साथी इस तरह से इस चीज का प्रबंध कर सकते हैं कि हमारा जो दुग्ध उत्पादन है, यदि हम पानी उपलब्ध करवा दें भरपूर मात्रा में ठंडा और साफ और सुथरा, तो हमारा जो दुग्ध उत्पादन की जो गिरावट है वो कम से कम इस मौसम में होगी।
इसके साथ साथ डॉक्टर साहब कई बार ये देखा जाता है कि जोड़ पे ले गए पानी पिलाने नहलाने, जैसे गांव के जोड़ हैं, तो क्या वो सही है? बिल्कुल ठीक है। और अभी कुछ रिसर्च है वो भी ये कहती हैं कि जो गर्मी का मौसम है, यदि दोपहर के वक्त पशु तो हम जोहड़ और तालाब में नहलाने के लिए लेके जाते हैं तो गर्मी का असर है उसके ऊपर कम रहता है और उसका जो उत्पादक क्षमता है वो कहीं ना कहीं कायम रहती है। अब एक बात और कर लें वीरेंद्र भाई इसके बारे में बात, गर्मी के मौसम में पशुओं के जो मद है या पशु जब गर्मी में आते हैं या पशु कहते हैं कि पशु बोलता है तो हीट में आ गया, हीट में आता है, बिल्कुल ठीक आपकी बात जी। तो उसके ऊपर क्या असर रहता है? गर्मी के वक्त, गर्मी के मौसम में पशु का जो हार्मोन संतुलन है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है, जिसकी वजह से कुछ पशु हैं वो गर्मी में आते ही नहीं और जो कुछ पशु हैं गर्मी में आते हैं तो जो गर्मी की जो अवधि है वो बड़ी छोटी होती है। हमारे पशुपालक साथी उसको पहचान ही नहीं पाते या गर्मी में तो आता है पशु लेकिन जो गर्मी के जो लक्षण है वो पूरी तरह से नहीं आ पाते। जैसे कि पशु गर्मी में आने के लक्षण जो मुख्य रूप से हैं, जैसे पशु रंभाता है, बोलता है और तार देता है, वो लक्षण पशु में कम हो जाते हैं गर्मी की वजह से। और प्राय देखने में आया है गर्मी के मौसम में पशु रात के समय में जब वातावरण तापमान कम होता है तो उस वक्त पशु गर्मी में आते हैं, मद में आते हैं और वो जो अवधि है वो भी बड़ी छोटी होती है। तो हमारे पशुपालक साथी पशुओं के मद को पहचानने का जो सबसे अच्छा वक्त है गर्मियों में है वो है प्रातः काल का। जब हमारे पशुपालक साथी उठ के अपने पशुओं के पास जाते हैं, पशुओं को पानी पिलाते हैं, पशुओं को चारा डालते हैं, उस वक्त पशुपालक साथी एक नजर हमारे पशुओं के मद के लक्षणों पे भी डाल लें और यदि कोई पशु मद में आया हुआ है, तार दे रहा है या रंभा रहा है तो समय पर उसका गर्भाधान करवाएं। और जैसे कि आपको पता है कि कृत्रिम गर्भाधान नस्ल सुधार का एक अच्छा साधन है, तो सभी पशुपालक साथियों से मैं अनुरोध भी करता हूँ कि वो कृत्रिम गर्भाधान को अपनाकर अपने पशुओं की नस्ल सुधारें। हाँ डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया कि भाई कृत्रिम गर्भाधान के साथ जो है नस्ल सुधार भी किया जा सकता है अपने पशुओं में। कई बार कृत्रिम गर्भाधान की सहायता से जैसे नई दूध करवाया पशु को डॉक्टर साहब और फिर कुछ दिन के बाद वो फिर दोबारा फिर गया, दोबारा हीट में आ गया पशु, 20 दिन के बाद या 25 दिन के बाद दोबारा करवाना पड़ेगा, तो क्या इसका कुछ मौसम का भी प्रभाव पड़ता है या ये पशु की अपनी शारीरिक हार्मोन्स हैं उसके ऊपर निर्भर करता है? और देखो अभी हम आपने बात की कि कृत्रिम गर्भाधान हम करवा दिया, उसके बाद पशु दोबारा रिपीट कर गया, दोबारा कंसीव नहीं हुआ कंसेप्शन और दोबारा बोल लेता है 20 से 25 दिन के बाद, तो उसके कारण काफी हो सकते हैं। एक हो सकता है कि हमने जो कृत्रिम गर्भाधान करवाया है वो सही समय पर ना हुआ हो या हमारे पशु के शरीर में कोई ना कोई कमी रही हो। तो सबसे पहले पहचानना है कारण। यदि हम कारण को पहचान लेते हैं कि कृत्रिम गर्भाधान हमने जो करवाया है वो सफल नहीं हुआ तो उसके पीछे क्या कारण है, तब उसका समाधान ज्यादा अच्छे तरीके से संभव हो पाएगा। तो आप देखिए कि किसी पोषक तत्व की कमी नहीं है, अपने जो पशु चिकित्सक है उससे सलाह लें, अपने पशुओं को चेक करवाएं या पशु शरीर में यदि पोषक तत्व की कमी है तो पोषक तत्व आप दें। जैसे कि मिनरल मिक्सचर की बात करते हैं हम, तो मिनरल मिक्सचर लगभग 50 ग्राम इस गर्मी के मौसम में बड़ा एक बेहतर रहता है, क्योंकि मिनरल मिक्सचर और इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस की बात करते हैं। नमक लगभग 20 से 25 ग्राम प्रतिदिन और मिनरल मिक्सचर लगभग 50 ग्राम प्रतिदिन यदि इस मौसम में पशु को दे दिया जाए तो उससे जो उसकी प्रजनन क्षमता है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। हाँ, कई बार डॉक्टर साहब देखा गया कि कुछ लोग जो है अपनी पशुओं की खुरलियों में वो नमक के डले घेर दें, गुड़ घेर दें या सीरा वगैरह मिला के दे देते हैं, तो ये इन दिनों में ये जारी रखना चाहिए उनको गर्मियों में? बिल्कुल जारी रखना चाहिए। तो एक नमक की बात करते हैं, सेंधा नमक की बात करते हैं,
तो उसमें जो बड़े बड़े डले आते हैं, ठीक है, ब्रिक्स के रूप में भी आते हैं, और आजकल हैंग करने के रूप में भी आते हैं कि एक गोल आपका सेंधा नमक या मिनरल मिक्सर भी इस तरह से आने लगे हैं कि उसको ना गोल तरीके से आते हैं और उसको आप लटका सकते हैं किसी जगह पे, और पशु को जब आवश्यकता होती है तो पशु उसको चाट कर उस खनिज लवण की या नमक की पूर्ति कर सकता है। और नमक से एक इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस है वो तो बना रहता ही है। दूसरा, उसका जो पाचन तंत्र है, जो भूख है वो ज्यादा लगती है, और जो पानी पीने की क्षमता है या वो भूख है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती है। और डॉक्टर साहब, इन दिनों में जो जबड़ पशु हैं, ब्याहता पशु हैं, तो उनका भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब बिल्कुल वीरेंद्र भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज तो जो गर्मी का मौसम है, अभी मैंने बताया आपको कि पशुओं में हार्मोन संतुलन देखने को मिलता है, और जो हमारे गाभिन पशु हैं उनमें वातावरणीय तापमान की वजह से हार्मोन असंतुलन यदि होता है तो गर्भपात का डर रहता है जी। और यदि गर्भपात हो जाता है तो पशु को तो नुकसान है ही, हमारे जो पशुपालक साथी है उनको भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि पशु द्वारा फिर गर्मी में आएगा, उसके बाद दोबारा कृत्रिम गर्भाधान करवाएंगे, तो एक आर्थिक नुकसान की तरफ पशुपालक साथी को ले जाता है। तो इसलिए यदि हमने अब पहले बात की, आवासीय प्रबंधन की बात की, पशुओं के खान पान की बात की, पशुओं को नहलाने के लिए बात की, पशु के साफ सुथरे पानी के लिए बात की, ताकि हम गर्मी का प्रकोप या गर्मी से जितना हम अपने पशु को बचा सकते हैं, अपने गाभिन पशुओं को बचा सकते हैं, उतना हमारे गाभिन पशु के अंदर जो हार्मोन असंतुलन है वो नहीं होगा, और जो गर्भपात की संभावना है उसको भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। और डॉक्टर साहब, जो छोटे कटलू बछड़ू हैं, खास करके 1 महीने या 2 महीने तक की आयु वर्ग में, तो उनके लिए क्या कुछ ध्यान रखना पड़ेगा पशुपालक भाइयों को? क्या दूध पूरा दें, कम रखें, या ऊपर से कुछ लस्सी वगैरह दे दें? कई बार कटड़ुओं को जैसे नलकी से दे देते हैं, लस्सी के अंदर सरसों का तेल वगैरह मिला के दे दें कुछ पशुपालक भाई, तो क्या ये सही है? बिल्कुल वीरेंद्र भाई, जो हमारे नवजात जो बच्चे हैं पशुओं के, उनका हमें विशेष तौर पर गर्मियों में ध्यान रखना है, क्योंकि जो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बड़े पशुओं के मुकाबले कम होती है। वो थोड़े से गर्मी की वजह से गर्मी के प्रकोप में आ सकते हैं, और उसमें कई बार जो छोटे जो नवजात बच्चे हैं उनमें दस्त के लक्षण भी देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें क्या है, उनके खान पान का विशेष ध्यान रखना है। पशु जो छोटे पशु हमारे नवजात बच्चे हैं, उनको माँ का दूध वो जरूर देना है समय पर। और दूसरा एक बात और है कि जैसे लस्सी के अंदर हम सरसों का तेल मिला देते हैं 20 से 25 ml, तो वो भी एक क्या नाम है, वसा का एक अच्छा स्रोत है, क्योंकि इसमें गर्मियों के मौसम में ऊर्जा की कमी हो जाती है, और वसा आपको पता है कार्बोहाइड्रेट के बाद एक अच्छा स्रोत है ऊर्जा का। तो एक इलेक्ट्रोलाइट की हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कई बार देखने को मिल जाता है। यदि ऐसी बात है तो हम पशुओं को, हमारे जो नवजात बच्चे हैं जिनके अंदर दस्त लगे हैं, ORS को बोल देते हैं। ये अच्छा बताया डॉक्टर साहब आपने। हाँ जी, अब बात करना चाहेंगे डॉक्टर साहब पशुओं पर परजीवियों से बचाव का, क्योंकि इन दिनों में कई बार देखा जाता है जो परजीवी है, जैसे चिचड़ी है, कुत्ता मक्खी वगैरह है, या और कुछ तरह के जो पशु के साथ तंग कर रहे हैं इन दिनों में ज्यादा, और बेचैन से हो जाते हैं पशु, तो उनसे बचाव में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? वीरेंद्र भाई, जैसे गर्मी का मौसम शुरू होता है तो बाह्य परजीवी, जिनको हम बाह्य परजीवी कहते हैं, इसमें मक्खी, मच्छर, चिचड़ियां विशेष तौर पर होती हैं, और इनकी संख्या गर्मी के मौसम आते ही बढ़ जाती है। और मक्खी मच्छर से हमारे जो पशु हैं, चाहे बड़े पशु हैं या छोटे पशु हैं, वो परेशान रहते हैं, और बड़े पशु यदि परेशान रहते हैं तो उनको आराम करने का वक्त नहीं मिलता। यदि रात को हमारे पशुशाला में मच्छर ज्यादा है तो पशु को बैठ के या खड़े होके आराम करने का वक्त कम मिलता है, जुगाली करने का वक्त कम मिलता है, जिसकी वजह से पशु परेशान रहेगा, बेचैन रहेगा, और वो जो अपनी ऊर्जा है जो कि दूध उत्पादन में यूज करनी है, प्रयोग करनी है, वो कर नहीं पाएगा, और उसकी वजह से हमारा जो दूध उत्पादन है या उसकी शारीरिक वृद्धि है वो कहीं ना कहीं से प्रभावित होगी।
और बात हम चिचड़ियों की करते हैं, चिचड़ियों की संख्या भी गर्मी के मौसम में बढ़ जाती है। तो इसके लिए मक्खी मच्छर और चिचड़ियों के प्रभाव को या इसकी संख्या को हम कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए देखो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी पशुशाला है वो साफ सुथरी रहे, और जो हम पशुशाला का जो फर्श है उसको फिनाइल से साफ करें, ताकि फिनाइल से साफ करेंगे तो जो मक्खी है मच्छर है उसकी गंध से कम हमारी पशुशाला में होंगे। और कुछ अभी हमारे जो पशुपालक साथी हैं गाँवों में वो मच्छरदानी का भी प्रयोग करते हैं। पशुशाला को चारों तरफ से मच्छरदानी से कवर कर देते हैं, और ये लगभग 20 सालों में देखने को मिला है। 20-25 सालों से मच्छरदानी का प्रयोग गाँवों में पशुपालक साथी अपने पशुशाला में खूब कर रहे हैं। उससे बचाव हो जाता है, उससे बचाव भी हो जाता है, प्लस कहीं ना कहीं दुग्ध उत्पादन जो दुधारू पशु है उनमें कमी नहीं आती। जी हाँ। और तो चिचड़ियों की बात करते हैं। हाँ जी हाँ डॉक्टर साहब, चिचड़ी। तो अब मक्खी और मच्छर के बाद हम बात करते हैं चिचड़ियों की। चिचड़ी एक ऐसा बाह्य परजीवी है जो कि पशु के शरीर से खून को चूसता है। तो खून की कमी तो करता ही है खून चूस के, साथ में चिचड़ियां विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलाती हैं, जिनको कि हीमोप्रोटोजोन बीमारियां बोलते हैं हम, जिसके अंदर फिलेरिया भी आती है, ओबेसिया भी आती है, एनाप्लाज्मोसिस भी आती है। तो खून की कमी की वजह से जो एनीमिया हो जाता है, और जो पशु की शरीर की जो ऊर्जा है वो कम हो जाती है, जो उसकी उत्पादक क्षमता है वो कम हो जाती है, और दूसरा उसकी प्रजनन क्षमता भी प्रभावित होती है, और दूसरा पशुपालक साथियों को इन बीमारियों से पशु के इलाज कराने में आर्थिक नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। तो इस मौसम में चिचड़ियों के प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है? तो समय समय पर हम अपनी पशुशाला में चिचड़ियों के प्रभाव को कम करने के लिए, कम करने के लिए कीटनाशक दवाइयां आती हैं, वो हम अपने पशु चिकित्सक की सलाह पर एक उचित मात्रा में प्रयोग करें, और हमारे पशुशाला में उसका स्प्रे करें, और साथ में पशुओं के ऊपर भी उस दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जब उस दवाई का प्रयोग करें तो जो कुर्ली के अंदर है, कुर्ली के अंदर उस दवाई का स्प्रे ना करें, क्योंकि कुर्ली के अंदर पशुओं का जो सानी है या पशुओं का जो चारा है वो डाला जाता है। यदि पशु की कुर्ली के अंदर हम स्प्रे करेंगे तो पशु के शरीर में वो सीधे तौर पे चली जाएगी, जो कि हानिकारक। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी जो है गर्मियों के मौसम में पशुओं की देखभाल कैसे करें हमारे पशुपालक भाई, किसान भाई, इस बारे में दी। इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वीरेंद्र भाई। इधर 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 हम बोल रहे हैं, तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसी के साथ इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और इसी के साथ हमारे आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त है। तो वीरेंद्र भाई ने इजाज़त दो। अच्छा भाइयों, राम राम।